बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खित्ते में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगले 24 घंटे नहायत अहम है, क्योंकि देखिए जंगबंदी में जो बातचीत होनी है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो पाकिस्तान में होगी। इस्लामाबाद में तैयारियाँ कर ली गई हैं। इस्लामाबाद ने शानदार रोल प्ले किया इसमें, और पाकिस्तान का जो किरदार होना चाहिए था वही किरदार पाकिस्तान का रहा। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को जाता है कि वो किसी भी नफ़रत की आग में नहीं जले, बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने इस बात के ऊपर दबाव डालकर रखा आखिरी दिन तक कि पाकिस्तान का किरदार सिर्फ और सिर्फ जंगबंदी के लिए होना चाहिए, हमें किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम को बड़ा क्रेडिट जाता है, मौजूदा हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसके लिए कोशिशें जारी रखी। और बिल आखिर जो है वो अब इस्लामाबाद में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसराइल खराबी पैदा कर सकता है। और इसराइल की जानिब से जो लबनान पे लगातार अटैक किया जा रहा है, ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पे ईरान को एतराज़ है। और ईरान ये समझता है कि ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है सीज़ फायर मुआहदे की, जबकि अमेरिका ने कहा कि ये तो मुआहदे का हिस्सा ही नहीं था। अब कुछ चीज़ें मैं इस वीलॉग में क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो रात गुजरी है ये रिजीम चेंज की रात थी। आज जो है वो पाकिस्तान में 10 तारीख है। आप जब ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 10 तारीख की सुबह है। 9 और 10 तारीख की रात को अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था आज से 4 साल पहले। इस हवाले से मैं आपको कुछ ऐसे हकायक बताऊंगा जो इससे पहले मैंने आपको नहीं बताए। आज इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले एक रोला पड़ गया पाकिस्तान में और मेरे ऊपर बेशुमार टाउट्स छोड़ दिए गए। बड़ी खप डल गई पाकिस्तान में कि पता नहीं मैंने कोई गद्दारी कर दी है, और मैं ये चाहता हूं कि कोई जंग लगी रहे ईरान की, और ये जंग ख़त्म ना हो और पाकिस्तान जंग का हिस्सा बन जाए और पाकिस्तान जंग लड़ना शुरू कर दे। तो मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूं कि पहले दिन से आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को हर सूरत में गैर जानिबदार रहना चाहिए। पाकिस्तान को किसी भी मुल्क की जानिब से लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। और इस हवाले से ना सिर्फ मैंने बहुत सारे ट्वीट्स किए, बल्कि बहुत सारी वीडियोस भी की, बल्कि मैंने अवामी सर्वे भी करवाए। मैंने एक अवामी सर्वे करवाया कि क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के तहत ईरान से लड़ाई में उतरना चाहिए, हाँ या नहीं। और आपको हैरत होगी कि 90% के करीब लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। यह हुकूमत तो अब सर्वे करवा रही है ना, मुज़ाकरात शुरू होने पर, जंगबंदी होने के बाद। मैंने ये पहले करवाए थे। दूसरा एक और सर्वे मैंने किया था कि क्या पाकिस्तान को अरब ममालिक के लिए ईरान से लड़ाई में उतरना चाहिए, हाँ या नहीं। तो उस पर भी इतनी ही तादाद में 90% के करीब लोगों ने यह कहा, बल्कि 90% से ज्यादा थे। और यह डाटा मेरे पास अभी भी मौजूद है। कोई 10-10 हज़ार लोगों ने इसके अंदर वोटिंग में हिस्सा लिया हुआ था। और इसके अलावा बहुत सारे और मेरे ट्वीट्स हैं। यानी मैंने यहां पे एक और, यानी यहां पे एक सऊदी अरब के सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट आता है कि आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरब को डिफेंस मिनिस्टर उनके जो है उनसे मिलते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई, जिनका नाम खालिद बिन सलमान है, उन्हें यकीन दहानी करवाई कि अगर ईरान ने एक और अटैक किया सऊदी अरब पर तो पाकिस्तान ईरान को टारगेट करेगा, ईरान को निशाना बनाएगा। ये 8 मार्च 2026 को ट्वीट किया एक सऊदी सहाफ़ी ने। मैंने उसके ऊपर लिखा, इस यकीन दहानी पर अमल हुआ और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ लड़ाई में उतरा तो इसराइल को काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने उस वक्त भी पाकिस्तान के लड़ाई में उतरने की मुखालफत की थी। इसके अलावा एक सुहेल अफरीदी ने ट्वीट किया था, उसके ऊपर भी मैंने एक ट्वीट किया था। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा अमन और मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करना चाहिए, और उस पर मेरा ट्वीट है, और ये तारीख भी मैं आपको बता देता हूं। ये 1 अप्रैल 2026 का ट्वीट है। तब तक किसी के नहीं आइडिया में था कि जंगबंदी होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान को अमन ही के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें हर लिहाज से सूट करता है। और मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि जंगबंदी होनी चाहिए, हर जगह पे मैंने यही बात की है। लेकिन मैंने एक खबर ब्रेक की जिस खबर से पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया। खबर यह थी कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया वो कॉपी पेस्ट है, और वो व्हाइट हाउस से होकर आया है। और मैंने ये बताया कि ये व्हाइट हाउस ने इनको ट्वीट करने का कहा है, तो इन्होंने ट्वीट किया है। और नालायकी इनकी ये है कि जो पहली लाइन जिसको मिटाना था, जिसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान पीएम, यानी वो ड्राफ्ट था पाकिस्तान पीएम पोस्ट ऑन एक्स, तो वो जो चीज है वो मिटाने की बजाय उसको भी साथ ही छाप दिया। नालायकी इनकी ये थी। मैंने इसकी कर दी निशानदेही, और मैंने बता दिया कि काम तो अच्छा हुआ, जंगबंदी हो गई और इस पर सबको खुशी है, लेकिन हमारे वजीर आजम ने नालायकी दिखाई है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को नालायक लोग पसंद हैं।
मैंने ये किया। इसके बाद जो रोला पड़ा पाकिस्तान में कि पता नहीं मैं गद्दार हूं, मैं चाह रहा हूं पाकिस्तान जंग में उतर जाए, पाकिस्तान सऊदीया से लड़े या पाकिस्तान ईरान से लड़े, मैंने तो ऐसी बात कही नहीं की। मेरी खबर के ऊपर पाकिस्तान में यह कहा गया कि यह प्रोपेगेंडा है। बहुत सारे टाउट सहाफियों ने यह बात की कि यह प्रोपेगेंडा है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका नतीजा क्या निकला। नाजरीन, 1888 का एक बरतानवी अखबार है जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स। 1888 का याद रखिएगा। पाकिस्तान में कोई इदारा इतना मोतबर नहीं है जितना पुराना ये है, फाइनेंशियल टाइम्स। 150 साल हो गए इसको। फिर 1855-56 का एक और इदारा है जो अमेरिका में चलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स। इसको 250 साल हो गए हैं सहाफत के अंदर। इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक की है। अब बजाय मुझे क्रेडिट देने के ये मुझे गद्दार कह रहे हैं, आप अंदाजा करें। इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक की है कि ये ड्राफ्ट व्हाइट हाउस में था, वहां से इसकी अप्रूवल आई है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्होंने साइन ऑफ किया है, यानी उन्होंने मंजूरी दी है इस ड्राफ्ट की, इस मुसव्वदे की मंजूरी व्हाइट हाउस से हुई है। यह इन अखबारात ने लिखा और इसके बारे में बताया, दीगर अखबारात ने भी लिखा। लेकिन ये दो बहुत मोतबर है, एक बरतानिया का एक अमेरिका का। इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक कर दी। मेरा जो सोर्स था वो पाकिस्तान में था। उसने मुझे बताया लेट नाइट जब पाकिस्तान में थी, और हंसते हुए बताया कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया इमरान भाई। तो जो उसने मुझे खबर दी मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी। मैंने 2-3 जगह पे चेक किया, कुछ डाटा निकाल के चेक किया। जब मैंने उसको थोड़ा सा खबर को मजीद उसकी छानबीन की तो खबर निकल आई। मैंने खबर दे दी और रोला पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पड़ गया था। बाकी लोग भी इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए थे। लेकिन जब मेरी खबर की तस्दीक होती है दो मोतबर आलमी अखबारात से, एक न्यूयॉर्क टाइम्स से, एक फाइनेंशियल टाइम्स से, एक बरतानिया का कोई 150 साल पुराना और एक कोई 250 साल पुराना अमेरिका का, तो उसके बाद कम से कम टाउटों को अब माफी मांगनी चाहिए और यह बात तस्लीम करनी चाहिए। और देखिए, इसमें शहबाज शरीफ के लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है भाई। एक बंदा होता है नालायक, बात होगा तो हो भी जाता है, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारी जान छुड़ाएं, हम इस लड़ाई को आगे लेकर नहीं चलना चाहते। मैंने इसके ऊपर पहले भी ट्वीट किया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों से नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई को लंबा लेकर जाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी की तरफ जाएगा। मैं ये पहले कह चुका हूं, एक दफा नहीं कई मरतबा कह चुका हूं। चाहे वो धमकियां लगा रहा था, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। मेरा यह अंदाजा था कि ये इतना लंबा लेकर जा नहीं पाएगा, ट्रंप को इस लड़ाई में से हर हाल में निकलना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा करार दिया, जिन लोगों ने इसको गद्दारी करार दिया, अब वो फाइनेंशियल टाइम्स को और न्यूयॉर्क टाइम्स को भी गद्दार कहेंगे। जाए ना जाकर इन इदारों के ऊपर केस कर दें, नहीं तो हुकूमत पाकिस्तान या शहबाज शरीफ बरतानिया में आके मेरे पे केस कर दें। भाई यहां की अदालतों पे तो इनको यकीन है ना, आए मेरे पे केस करें और साबित करें कि ऐसा नहीं हुआ। करें ना केस मेरे ऊपर यहां पे आके। तो ये कभी केस नहीं करेंगे, ये झूठे हैं, फ्रॉडी हैं। इन्होंने जो सोशल मीडिया का गंद जो मेरे ऊपर उछाला और जो इन्होंने टाउट्स मेरे ऊपर छोड़े, उसके बाद ये सूरत-ए-हाल बन गई और अब ये माफी भी नहीं मांगते। और इसमें जो मेन बेइज्जती है ना, मैं आपको बता रहा था, वो शहबाज शरीफ की नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकियां लगा रहा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, इतने घंटे बाकी हैं, इतने घंटे बाकी हैं, अब ये होने वाला है, इतने बजे हमला करेंगे। और साथ ही वो डोनाल्ड ट्रंप एक ड्राफ्ट भिजवा रहा था कि यार ये करो, मेरी जान छुड़ाओ, यानी मेरे से अपील करो कि जंगबंदी के लिए टाइम और बढ़ा दूं 2 हफ्ते, जंगबंदी कर दूं 2 हफ्ते के लिए, मेरे से अपील करो, मैं अपील मंजूर कर लूंगा। और ईरान को राजी किसने किया? ईरान को चाइना ने राजी किया, ये अमेरिका ने भी बताया और पाकिस्तान ने भी राजी किया। पाकिस्तान लगातार ईरान के साथ राब्ते में था, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान दोनों के साथ राब्ते में था और पूरी कोशिश कर रहा था अरब ममालिक को भी राब्ते में रख के कि जंगबंदी हो जाए। लेकिन जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, जो चीजें हकायक है और मंजर आम के ऊपर है, वो मैंने आपके सामने सारे रख दिए हैं। अब टाउटों को चाहिए कि माफी मांगे इस बात के ऊपर कि आलमी अखबारात ने बाकायदा उस बात की तस्दीक की कि ये ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ व्हाइट हाउस में और उसको कॉपी पेस्ट किया शहबाज शरीफ ने। अब नाज़रीन आ जाएं मुज़ाकरात की तरफ जो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी तैयारियां की गई हैं मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो यह है कि आबनाए हुर्मुज़ अभी तक पूरी तरह नहीं खुली और उसको खोलने के लिए ईरान की शराइत हैं और वो ये कहता है कि सीज़ फायर की शराइत मुकम्मल की जाएँ। जो अमरीकी क़यादत है वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए रवाना हुई है, उनका साजो सामान पाकिस्तान में पहुँच गया है और वो अपने ही सामान के ऊपर भरोसा करते हैं। सुपर पावर भी है वो कहलाता है, उसके पास बहुत पैसा भी है,
लिहाजा अमरीकी नायब सदर और बाकी लोग पाकिस्तान पहुंचेंगे मुज़ाकरात करने के लिए जंगबंदी के, जबकि ईरान की मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद अभी नहीं पहुंची। पहले खबर ये आई थी कि टीम पहुंच गई है, लेकिन ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी है कि लबनान पर इसराइली हमले रुकने तक मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। ये एक खबर एजेंसी है और ये ईरान में पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी तस्नीम है, उसने ईरानी वफद के इस्लामाबाद पहुंचने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। और इस न्यूज़ एजेंसी ने एक बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरानी मुज़ाकराती टीम के अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचने से मुताल्लिक कुछ मीडिया इदारों की खबरें मुकम्मल झूठी हैं। ये BBC पे रिपोर्ट हो रहा है और उनके मुताबिक ज़राए ने उन्हें बताया कि जब तक अमेरिका लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने का अपना वादा पूरा नहीं करता तब तक मुज़ाकरात मुअत्तल रहेंगे। वैसे अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि नेतन्याहू ने अपनी काबीना को कहा है कि वो लबनान के साथ बातचीत शुरू करे और लबनान की जो हुकूमत है उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और ये कहा कि पाकिस्तान भी इसमें रोल प्ले करे कि यहाँ पे मुज़ाकरात करवाए जाएँ और जंगबंदी जो है वो लबनान में भी करवाई जाए, क्योंकि लबनान में बड़ा खौफनाक अटैक हुआ है। एक ही दिन में बहुत सैकड़ों लोग वहाँ पे शहीद कर दिए गए, हज़ारों लोग जो हैं वो वहाँ पे पहले भी ज़ख्मी हुए हैं, अब भी ज़ख्मी हुए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि अगले 48 घंटों में मुज़ाकरात की कोई शक्ल निकल आएगी। लेकिन इस बीच में मैं आपको ये बताऊँ कि मिडल ईस्ट के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर जो तैयारियाँ हैं अमेरिका की जानिब से वो कोई कम नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी माजी करीब में रिपोर्ट हुई हैं जहाँ एक सफ़बंदी वाली सूरत हाल है। कुछ अमेरिकन फ़ौजी जो हैं उन्होंने ये दावा किया है, कोई रिटायर फ़ौजी हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं उनके, वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो पहले से ज़्यादा खौफनाक जंग हो सकती है। और ईरान की जानिब से भी ऐसी इतलात आ रही हैं कि वो भी तैयारी कर रहे हैं और वो भी भरपूर जवाब उसी तरीके से देंगे जैसे उन पर हमला किया जाएगा। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये जंगबंदी हो जाए। अब नाज़रीन आ जाए रिजीम चेंज ऑपरेशन। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था ना आज से 4 साल पहले, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक बयानिया बनाना शुरू किया। वो बयानिया अपने टाउटों के जरिए बना रहे थे और इसके अलावा वो बयानिए के लिए खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकातें भी कर रहे थे। कुछ बातें वो खुलकर करते थे, कुछ बातें वो मुलाकातों में करते थे, कुछ बातें वो इकट्ठे लोगों को बुलाकर बैठ के वहां पे कहते थे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहते हैं। तो 5 ऐसी चीजें हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के रिजीम के खात्मे के हवाले से की थी। पहला दावा उनका यह था कि यह एक जमहूरी अमल है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, यह अदम एतमाद, सियासी जमातें जाने उनका काम जाने। नंबर 1 उनका दावा यह था। नंबर 2 उन्होंने दावा किया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है। नंबर 3 उन्होंने यह कहा था कि गवर्नेंस खराब है। उस्मान बुज़दार की मिसाल भी उन्होंने पेश की थी इसमें। नंबर 4 वो ये कहते थे कि खारजा पॉलिसी में इमरान खान साहब को बहुत नाकामी हुई है, वो बार बार ये कहते थे। नंबर 5 वो एक और बात कहते थे कि इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। और एक बात वो ये कहते थे कि इमरान खान पब्लिक में बिल्कुल मकबूल नहीं है। ये बयानिया झूठ है कि इमरान खान की कोई मकबूलियत है पब्लिक के अंदर। ये 6 बातें बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पे करती थी। आज 4 साल के बाद ये 6 बातें कितनी सच साबित हुई। सबसे पहली बात, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, हम कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, MQM, ANP, हत्ता के बैनुल अक़वामी मीडिया और बहुत सारे प्लेयर्स रिजीम चेंज ऑपरेशन की गवाहियां दे चुके हैं। मोहम्मद जुबैर भी इसकी गवाही दे चुके हैं कि मिलिट्री के साथ मिलकर, फजलुर रहमान साहब ने तो नाम लेकर बताया कि जना फलां फलां जर्नैल था, इन्होंने कहा था आओ इसकी हुकूमत गिरा दो। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन की गवाहियां आ चुकी हैं। फौज की ये बात जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त कही वो गलत साबित हुई। नंबर 2, इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी। ये बयानिया बहुत फैलाया गया उस वक्त, महंगाई बहुत है, मईशत तबाह हो गई। तो कर्जे इमरान खान साहब के दौर में जितने थे आज उससे दुगने हैं। यानी 75 साल में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए 4 साल में उतने ले लिए। बेरोजगारी इमरान खान के दौर से ज़्यादा है। गुर्बत की शरह इमरान खान के दौर से बहुत ज़्यादा है। बजट खसारा इमरान खान साहब के दौर से डबल है। तरक्की की शरह यानी जो शरह नमू जिसे कहते हैं, इमरान खान के दौर में जो 6.18% तक पहुंच गई थी, 6% के करीब 2 साल तक रही है। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो 6% थी, वो माइनस में चली गई थी, बड़ी मुश्किल से 3 तक पहुंचे हैं ये। फिर बिजली की कीमत 3 गुना हो गई, कम से कम 3 गुना बिजली की कीमत हो गई।
गैस की कीमत जो है वो 800 से 900% बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें जो है जो इन्होंने कम करनी थी वो 150 से बढ़ा के आज 300 से ऊपर हैं। और जनरल बाबर का आपको बयान याद होगा कि डॉलर की कीमत नीचे आई है हुकूमत तब्दील होने के बाद। तो इमरान खान साहब के दौर में जितने का डॉलर था आज उससे 100 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। यानी कितनी कीमत डॉलर की भी बढ़ गई है। सरमायाकारी पाकिस्तान की 50 साल की कम तरीन सतह पे है। जो इमरान खान साहब के दौर में सरमायाकारी आ रही थी, आईएमएफ के जाल में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। आज हमारा बजट आईएमएफ बनाती है, हमारे सारे फैसले आईएमएफ करती है और ये बड़े फख्र से पाकिस्तानी वुज़रा कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि मईशत के बारे में जो एक बयानिया बनाया गया महंगाई के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो बयानिया भी फारिग हो गया 4 साल के बाद। तीसरा बयानिया इन्होंने बनाया था कि इमरान खान की गवर्नेंस खराब है। बुज़दार की मिसाल देते थे। वैसे बुज़दार जो है वो मरियम नवाज से तो बेहतर ही था, क्योंकि मरियम नवाज ने जितने मनसूबों का इफ्तिताह किया है उनका रिकॉर्ड जब निकाल कर चेक किया गया तो लगभग 80% मनसूबे ऐसे हैं, 80-90% जो उस्मान बुज़दार के दौर के शुरू किए हुए थे। यानी वो जितना भी नालायक था मरियम नवाज से तो बेहतर ही था। इन्होंने तो कोई बड़ा मनसूबा बनाया ही नहीं, कोई नई चीज की ही नहीं इन्होंने। कोरोना वायरस, पूरी दुनिया ने कहा कि इमरान खान से अच्छी गवर्नेंस कोरोना वायरस में किसी ने नहीं दिखाई। हेल्थ कार्ड एक ऐसा मनसूबा जिसने पूरे पाकिस्तान को तब्दील कर दिया था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये हुकूमत दिखा नहीं सकती जो इन्होंने अब बनाया हो, कोई डैम बनाया हो, कोई बड़ी चीज बनाई हो, इमरान खान बना रहा था। और जितने भी इमरान खान साहब के बड़े प्रोजेक्ट थे दर्जनों की तादाद में, उन्हें नोटिफिकेशन के जरिए से बंद करवा दिया गया। मैंने इस पे पहले वीलॉग भी किया था। करप्शन के पैसे की सबसे बड़ी रिकवरी इमरान खान साहब के दौर में हुई। एहसास प्रोग्राम को आलमी सतह पे जो है वो सराहा गया। फिर एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ इमरान खान के दौर में, रिमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ, आईटी के शोबे में पाकिस्तान आगे बढ़ा। टेक्सटाइल में मजदूरों की किल्लत हो गई, इतना ज्यादा पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिला, किसानों को शानदार मुनाफा मिला इमरान खान साहब के दौर में। किसान अपने मुंह से कहते हैं गन्ने की पूरी कीमत किसानों को पहली मरतबा मिली। शुगर माफिया पे किसी ने पहली मरतबा पक्का हाथ डाला। तो गवर्नेंस तो इमरान खान की शानदार थी और आज ये सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। फिर खारजा पॉलिसी में कहते हैं जी इमरान खान नाकाम हो गया था। इमरान खान अब शहबाज शरीफ की तरह सल्यूट तो नहीं मार सकता था ना ट्रंप को, और साफ बात करता था। चीन से अब आपके ताल्लुकात ऐसे हैं, वो कहते हैं जी पैसे वापस करो। यूएई से आपके ताल्लुकात ऐसे हैं, वो कहते हैं जी पैसे वापस करो। लोग पोस्ट कर रहे हैं बार बार सोशल मीडिया पे कि खानदानों को यूएई से निकालकर वापस भेजा जा रहा है। नदीम अफजल चंद ने इसका दावा किया और बहुत सारे लोगों ने इसका दावा किया कि जनाब यूएई में पाकिस्तानी शहरियों के लिए हालात उतने अच्छे नहीं है, ताल्लुकात आपके खराब हो गए। कौम को एतमाद में लिए बगैर सऊदी अरब से एक दिफाई मुआहदा किया गया, उसको अभी तक खुफिया रखा हुआ है। बोर्ड ऑफ पीस में ये बड़ी उजलत में शामिल हो गए, उसके ऊपर भी कोई मुशावरत नहीं की इन्होंने। कोई बैरूनी सरमायाकारी ये पाकिस्तान में नहीं ला पाए। यूरोपीय यूनियन में जीएसपी प्लस का आपका मामला फंसा हुआ है, सवाए ट्रंप को राजी करने के ये कोई काम नहीं कर सके। ये खारजा पॉलिसी इमरान खान की बेहतर थी या इनकी बेहतर है? इमरान खान रशिया से तेल लेकर आ रहा था सस्ता, उनके साथ गंदम का तेल का सौदा कर रहा था, तो इमरान खान तो बेहतरी लेकर आ रहा था इन चीजों के अंदर। खारजा पॉलिसी में वही है ना कि आप सरमायाकारी लाएं, आपको फायदा हो, तो इमरान खान इस तरफ जा रहा था, इनसे नहीं हुआ। फिर इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। ये इनका एक बिल्कुल जायज इनका एक इशू था कि इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाली बात थी, इमरान खान को पहले ही एक्सटेंशन देने पे नदामत थी। वो कह भी चुके हैं कि मैंने बड़ी गलती की, मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। बाजवा को दोबारा एक्सटेंशन चाहिए थी, इमरान खान ने बात नहीं सुनी। हाँ, एक वक्त आया इमरान खान ने हुकूमत बचाने के लिए और जनरल बाजवा को एक्सपोज करने के लिए भी हो सकता है, और ये भी वजह हो सकती है कि ये सारे आ गए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जनरल बाजवा को यहां तक कह दिया कि लेनी है एक्सटेंशन का रोला है तो वो ले लो भाई मेरे से, लेकिन ये हरकत ना करो, रिजीम चेंज ना करो। लेकिन बाजवा साहब को दूसरी तरफ से वादा कर दिया गया था। बाजवा साहब को उम्मीद लगी थी कि वो मुझे एक्सटेंशन दे देंगे। बाद में ख्वाजा आसिफ ने गवाही भी दी कि जनरल बाजवा हमें धमकियां देता था मार्शल लॉ लगाने की कि मुझे एक्सटेंशन दो वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। फिर फौज की और कौन सी बात इमरान खान नहीं मानता था? नंबर 1, इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहता था। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती थी कि अगर ये मशीन आ जाएगी तो इलेक्शन का निजाम हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर फॉर्म 47 जारी करना आसान नहीं होगा। फिर इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहता था। वो ये भी जानते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया तो वो ज्यादा रेलिवेंट हो जाएंगे और वो वोट इमरान खान को पड़ेगा, ये भी एक पंगा था। फिर कोरोना में इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी और लॉकडाउन लगाने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन का एक तरीका निकाला, इस पे भी उनको प्रॉब्लम था। छठी चीज जो बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती थी, बल्कि DGISPR ने ओपनली भी कहा था एक दफा कि इमरान खान मकबूल नहीं है। ये बात वो कहते थे
और हम मीटिंग्स के अंदर जब सारे लोग बैठे हुए होते थे जर्नलिस्ट, तो हम उन्हें बताते थे कि ऐसा नहीं है, ये फैसला पब्लिक करेगी, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। अगर इमरान खान मकबूल नहीं था तो इमरान खान ने तो असेंबलियां तोड़ दी थी 4 साल पहले, फिर ये इलेक्शन करवा लेते। उस वक्त भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि इमरान खान मकबूल है। जब जिमनी इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर 80% सीटें वो स्टेट में जीत गया था जिमनी इलेक्शन में, और उसके बाद 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कायम कर दिया वोटों का, और इतनी सीटें जीती हैं कि अपने मुखालिफिन को 17-18 सीटों तक महदूद कर दिया। इतनी मकबूलियत थी इमरान खान की, और आज भी इमरान खान की उतनी ही मकबूलियत है, या शायद उससे बढ़ गई है। तो एस्टेब्लिशमेंट की 6 बातें 6 की 6 गलत साबित हो गई 4 साल के अंदर। इनके सारे अंदाजे गलत हैं, और इमरान खान ने जो जो कहा था रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, हमने पाकिस्तान में वही सारा कुछ होता हुआ देखा है। तो नाज़रीन, और बात करेंगे करंट अफेयर के ऊपर नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।